गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। नाउ ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आगे की जो हमने जहाँ तक कर लिया था उससे आगे से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अच्छे से सुनना बेटा, अच्छे से काम कंप्लीट करो अपना सभी बच्चे। ठीक है, तो हमने कल क्या किया था? हमने कल कर लिया था संघवाद क्या होता है। तो हमें पता चल गया था कि संघवाद क्या होता है। अगर मैंने देखा तो मैंने क्या देखा था कल? संघवाद। ठीक है, संघवाद का क्या अर्थ था? दो या दो से अधिक स्तरों पर सरकारें। ठीक है, अधिक स्तरों पर सरकारें। ठीक है, जब हो जाती हैं तो वो क्या कहलाता है? संघवाद। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? संघवाद कहलाता है। अगर हमने कल 2 पॉइंट देखे थे कि संघवाद की जो विशेषताएं थी वो क्या थी। अगर मैंने पहली विशेषता देखी थी तो वो क्या थी? सरकार के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं। और कौन कौन से थे? केंद्र था, ठीक है, राज्य था बेटा, क्लियर, और साथ में क्या था? क्षेत्रीय। ठीक है, एक कौन सा स्तर था? क्षेत्रीय स्तर। ठीक है, तो ये तीनों स्तर हो जाते हैं। अगर आप दूसरा पॉइंट देखोगे तो दूसरा पॉइंट क्या था बच्चा? ध्यान से समझो, दूसरा पॉइंट क्या था कि हर राज्य का अधिकार क्षेत्र क्या कर दिया जाता है? सीमित कर दिया जाता है कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। मतलब आप यहाँ पर विशेषकृत, कल एक बात ऐड करनी रह गई थी कि जो कानून बनाना, मतलब सभी राज्यों का अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है। अब उन्हें किस चीज़ के अधिकार होते हैं? एक कानून बनाने के। किस किस के अधिकार होते हैं उनके पास? उनके पास अधिकार होते हैं कानून बनाने के, और कर को वसूलने के, और प्रशासन को चलाने के। ये बात याद रखना। अभी अगर सिंपल सी बात भी देखो, अगर कोरोना काल की मैं बात करूं तो कोरोना काल में भी देख लो कि सरकार ने राज्यों को अपनी अपनी ताकतें झोंकने के लिए बोल रखा है। मतलब आप अपने हिसाब से कार्य करो। ठीक है, तो कर वसूलने के कुछ एक जो कानून होते हैं, और कानून कुछ जैसे शिक्षा संबंधी कानून हो जाते हैं, तो वो सभी कानून जो लागू करते हैं वो राज्य के, उनके पास विशेषकृत अधिकार होते हैं कि वो उस तरह का कानून बना सकते हैं। ये नहीं है कि केंद्र उनके ऊपर थोप देगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बात करूं कि केंद्र राज्यों पे सीधा सीधा थोप देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, कि राज्य की अलग शक्तियां हैं, क्लियर। बेल्जियम में हमने देखा भी था कि केंद्र सरकार कभी भी जो शक्तियां राज्य को दे देता है तो उसमें वो हस्तक्षेप नहीं कर पाता। तो ये बात याद रखना कि इसी तरीके का मॉडल कुछ हमारा है। ठीक है, क्लियर। तो ये ध्यान रखना कि केंद्र, अब राज्य अपना अलग कानून बना लेता है। हर चीज का अलग कानून नहीं होगा, कुछ विशेष चीजों का अलग कानून होगा। कर वसूलने का उनका कानून होता है और प्रशासन को अपने हिसाब से वो चला सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है अधिकार क्षेत्र। अब आ जाओ तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या लिखोगे? उसके लिए हेडिंग डालोगे आप, संविधान में निहित। क्या डालोगे भाई? दूसरा जो तीसरा जो पॉइंट है वो है संविधान में। कल वाली वीडियो पक्का देखना बेटा, तब आपको पता चलेगा। 2 पॉइंट हो गए इसके। तो संविधान में निहित याद रखना, या स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, क्लियर। अब हमारे देश का पता है आपको कि एक संविधान है। अगर मैं इसको समझाऊं, ये तीसरा पॉइंट है भैया, इसका डायरेक्ट मत लिखना, तीसरा पॉइंट बनाना। अगर मैं अब एक बात करूं कि हमारा क्या है, हमारे देश का एक संविधान है। क्या है भाई? हमारे देश का एक संविधान है। ठीक, तो अगर संविधान है बेटा, तो संविधान में क्या होता है कि हम जो भी कानून बना देते हैं उसको संविधान में चेंज करते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हम चेंज करते हैं, कोई भी शक्तियां अगर किसको दे दी जाती हैं? राज्य को दे दी जाती हैं। अगर मैं शक्तियां राज्य को दे देता हूं, अब शक्तियां राज्य को मिल गई, तो इसके बाद क्या होगा कि उस चीज़ को किस में लिखा जाएगा? उस चीज़ को संविधान में लिखा जाएगा। उस चीज़ को किस में लिखा जाएगा? संविधान में। उस चीज़ को संविधान में लिख दिया जाएगा कि भाई हमने राज्य को ये शक्तियां
दे दी, मतलब कोई भी एक्ट बना दिया जाएगा और उसको किस में डाल दिया जाएगा, संविधान में। ठीक है, तो जैसे राष्ट्रपति की जो ताकतें हैं, प्रधानमंत्री की जो ताकतें होती हैं, उन सबको किस में लिखा गया है, संविधान में। ठीक है, अब हमारा संविधान बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा संविधान हमारा है, सबसे पुराना अमेरिका का है, तो सबसे बड़ा संविधान हमारा है। और उस संविधान में करीब करीब कितने संशोधन हो चुके हैं, 122 तो साल एक पहले थे जब जीएसटी आया था, तो अभी मान के चलो 3-4-5 संशोधन और हो गए होंगे, तो 128 के करीब संशोधन उसमें हो चुके हैं। मतलब बदलाव कर करके हम संविधान में चेंज कर सकते हैं। और जितनी भी ताकतें हम किसको देते हैं, सरकारों को देते हैं, राज्य सरकारों को देते हैं, वो सब संविधान में लिखी होती हैं। ठीक है, अब संविधान में लिखी होने से क्या है कि कोई भी चीज़ मुकरी नहीं जा सकती, जो चीज़ राज्य को मिल गई वो राज्य के पास ही रहेगी, तो ये बात याद रखना। ठीक है, तो संविधान का बात समझ में आ गया, तो हम इस पॉइंट को देख लें। क्लियर, तो क्या होता है, और अगर संविधान में कोई चीज़ स्पष्ट है तो वो किसकी गारंटी देगा, सुरक्षा की। ये बात याद रखना। कल को राज्य सरकार को कोई ताकत दे दी गई, मान लो केंद्र क्या करता है, देखो सिंपल सी एक बात बताऊं, केंद्र ने, ठीक है, केंद्र ने एक शक्ति जो थी वो किसको दे दी, राज्य को। ठीक है, राज्य को दे दी, फिर इसे किस में लिख दिया जाता है, संविधान में। अब संविधान में लिखने के बाद क्या होता है भैया, सुरक्षा हो गई। कल को अगर केंद्र मुकर जाता है, केंद्र मना करता है कि भाई मैंने कोई ताकत तुझे नहीं दी थी, लेकिन फिर इसके ऊपर राज्य अपने क्या बात रखेगा कि भैया संविधान में देखो आपने इसको डाला था, तो जो भी राज्य, जो भी शक्तियां क्षेत्रीय सरकारों को, राज्य सरकारों को मिलती हैं, तो उसकी सुरक्षा कौन प्रदान करता है, संविधान। तो ये आप बात लिखोगे, उसकी सुरक्षा कौन प्रदान करता है, संविधान। तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल भी दे सकते हो, एग्जाम्पल जितने दोगे उतना ही ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो आप अच्छे से सुने इस चीज़ को, तो आपको बिल्कुल क्लियरिफाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्लियर, तो इसमें अब अगर आप लिखना है तो क्या होता है, सरकार के अधिकार क्षेत्र, अगर आप लिखोगे बच्चा तो कैसे लिखोगे, सरकारों के जो अधिकार क्षेत्र होते हैं वो संविधान में वर्णित होते हैं या निहित होते हैं, और उसके बाद संविधान जो है वो गारंटी और सुरक्षा दोनों देता है। संविधान में लिखना अगर स्पष्ट रूप से हो गया तो वो क्या करता है भाई, अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। मतलब अस्तित्व, राज्य के अस्तित्व का होना या राज्य का होना, वो फिर कहीं ना कहीं उनकी शक्तियों का होना। तो मैंने बात बता दी आपको कि अगर आप केंद्र बाद में मुकर भी जाता है तो आप सीधा संविधान में दिखा सकते हैं कि ये हमें गारंटी दे दी गई थी। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट भी क्लियर कर लो। क्लियर, तो अब चौथे पॉइंट पे चलते हैं भैया। चौथा पॉइंट क्या है भैया, कानून में बदलाव। चौथा पॉइंट अगर लिखोगे तो चौथा पॉइंट क्या लिखोगे, कानून में बदलाव। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है भैया, कानून में बदलाव। ठीक है, क्या है, कानून में बदलाव, कानून में बदलाव। ठीक है, कानून में बदलाव। अगर मैं कानून में बदलाव की बात करता हूं भैया, दूसरा पॉइंट जो बनेगा, चौथा पॉइंट बनेगा, वो बनेगा कानून में बदलाव। तो जब कानून में बदलाव की बात करूं मैं, ध्यान से रखना भैया, कानून में बदलाव का क्या मतलब होता है कि अब हमें पता है, देखो हमारे 3 स्तर हैं, ए स्तर केंद्र सरकार का, बी स्तर राज्य का, और सी किसका है, क्षेत्रीय का। तो क्या होता है बच्चा कि जब कोई कानून में बदलाव करना होता है या किसी भी संविधान में बदलाव करना होता है, तो तीनों स्तर को साथ बिठाया जाएगा। जब तीनों स्तर इसके ऊपर, 3 नहीं तो तीसरे को छोड़ दो फिर भी, लेकिन इन 2 स्तर की मंजूरी होगी तभी वो कानून क्या हो जाएगा, उसके अंदर बदलाव हो सकता है, नहीं तो बदलाव नहीं हो सकता। समझ लो इस चीज़ को कि सभी स्तरों की सहमति होनी जरूरी है, तभी कानून में क्या होगा, बदलाव होगा। अपना ही पॉइंट लिख दो, चौथा पॉइंट भी याद रहेगा तो बहुत बड़ी बात है। चौथा पॉइंट क्या हो गया, कानून में बदलाव। तो कानून में बदलाव के लिए क्या है, आपको ए स्तर, बी स्तर, सी स्तर सभी की मंजूरी लेनी होगी, तभी क्या होगा, ठीक है, तभी क्या होगा, आपका कानून में बदलाव होगा, नहीं तो कानून में बदलाव नहीं हो सकता। तो ये बात आप याद रखें कि कानून में बदलाव के लिए क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो कानून में बदलाव इस हिसाब से ही होता है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है भाई, तो चौथा पॉइंट भी क्लियर हो गया कि कानून में बदलाव। तो पहला पॉइंट क्या था आपका, दोबारा से अगर थोड़ी सी रिवीजन करें तो पहला पॉइंट क्या था भैया, 2 या 2 से अधिक स्तरों पे सरकारें
दूसरा पॉइंट अगर आप देखोगे तो क्या था, अधिकार क्षेत्र, और तीसरा पॉइंट क्या है भैया, संविधान में निहित, और चौथा पॉइंट आपका क्या है, कानून में बदलाव। तो बहुत अच्छे पॉइंट हैं चारों के चारों। अब पांचवें पॉइंट पे चलते हैं भैया, ठीक है। तो जो पांचवा पॉइंट है वो है सर्वोच्च न्यायालय। पांचवा पॉइंट क्या डालोगे आप, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। अब मैं आपको इस चीज़ को समझा देता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय सबको पता है क्या है हमारा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है। तो क्या होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, देखो अगर मैं बताऊं आपको कि मान लो एक ए राज्य है और एक बी राज्य है, ठीक है, इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है मान लो, ठीक है भाई, इन दोनों राज्यों के बीच में किसी भी चीज़ को लेके तनातनी हो जाती है। मान लो कोई कानून यहाँ पे अलग था, कोई कानून यहाँ पे अलग था, लेकिन सिंपल सी बात है, चलो मान लो कि यहाँ से एक चीज़ लेके यहाँ जानी थी, तो यहाँ पर उन्होंने एक्साइज ज़्यादा लगा दिया और यहाँ थोड़ा कम था, ठीक है। तो इसको लेके क्या हो सकता है, इसको लेके समस्याएं पैदा हो सकती हैं। या बी ने ए राज्य को पैसा देना था लेकिन वो पूरा दे नहीं रहा, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। तो इस झगड़े की अगर सुनवाई आप देखोगे तो किसके अंदर होगी, सर्वोच्च न्यायालय में। तो आप इस पॉइंट को बिल्कुल सिंपल सा बना दो कि हमने अधिकार क्षेत्र भी स्पष्ट कर दिए, अधिकार क्षेत्रों के साथ साथ अगर, ठीक है, विवाद होता है तो आप ये लिखोगे, अगर विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच विवाद होता है तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, निर्णायक की भूमिका, यानी निर्णायक की भूमिका निभाता है। याद रखना, बिल्कुल आसानी से लिख दो। अगर दो राज्यों के बीच में क्या होता है भाई, तकरार होती है या क्या होता है, विवाद होता है, तो उस स्थिति में या उस समय सर्वोच्च न्यायालय किसकी भूमिका निभाता है, निर्णायक की भूमिका निभाता है। तो वो डिसाइड करता है या वो निर्णायक होता है। तो याद रखना, जब बीच अधिकारों के विवाद हो जाते हैं तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय किसकी भूमिका निभाता है, निर्णायक की भूमिका निभाता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा चौथा पॉइंट भी। अब देखो क्लियर। अब पांचवा पॉइंट जो है वो है राजस्व के स्रोत। पॉइंट जो लिखोगे आप वो क्या है आपके लिए, राजस्व के स्रोत, ठीक है, स्रोत। अगर राजस्व के स्रोत की बात करोगे, ठीक है, छठा पॉइंट, या वित्तीय स्वायत्तता, या पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, वित्तीय स्वायत्तता भी लिख सकते हो या राजस्व के स्रोत भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब क्या होता है, देखो सरकार को, आपको पता है कि पैसा चाहिए। अगर सरकार ने कुछ भी करना है तो सरकार को पैसा चाहिए। तो राजस्व का मतलब ही होता है पैसा, मतलब राजस्व होता है कि कितना पैसा आपके पास रिजर्व पड़ा है, उसे बोला जाता है राजस्व। वित्तीय स्वायत्तता अगर यहां वर्ड देखोगे तो वो क्या है, ठीक है, अगर वित्तीय स्वायत्तता की बात करोगे आप, ठीक है, तो वित्तीय स्वायत्तता का क्या मतलब होता है कि पैसे के रूप से या पैसे की हिसाब से आप पूरी तरीके से निर्भर होने चाहिए, उसे बोला जाता है वित्तीय स्वायत्तता। मतलब आपके पास पूरा पैसा रहे। तो इस चीज को देखने के लिए क्या कहा जाता है भाई, केंद्र सरकार या अलग अलग स्तरों की सरकारें अपना राजस्व का स्रोत क्या कर लें, निर्धारित कर लें, ठीक है। जैसे अगर आपको हरियाणा गवर्नमेंट पता है भैया, तो किससे पैसा कमाती है, ट्रांसपोर्ट से कमाती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के बाद कर वसूलती है, ठीक है, उसके बाद जो लिक्वर होता है मतलब दारू, ठीक है, उससे पैसा कमाती है। उनके ठेके जब छूटते हैं तो वो सारी चीज़ किसके पास जाती है, राज्य सरकारों के पास जाती है। तो इससे क्या बनता है, उनका राजस्व बनता है। अब राजस्व बनेगा तो अपने आप ही आप वित्तीय रूप से क्या हो जाओगे, स्टैंड हो जाओगे, और आपके अंदर क्या आ जाएगी, वित्तीय स्वायत्तता आ जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखना। एग्जाम्पल आपके सामने है कि हर राज्य को कह दिया जाता है कि आप अपने राजस्व के लिए स्रोत क्या कर लो, निर्धारित कर लो। तो वित्तीय स्वायत्तता को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए, निश्चित करने के लिए हर स्तर की सरकारें राजस्व की क्या निर्धारित कर देती हैं, स्रोत निर्धारित कर देती हैं। पॉइंट है, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
अगले पॉइंट पे आ जाओ, लास्ट पॉइंट जो 7वां पॉइंट है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं 7वें पॉइंट करूं तो 7वां पॉइंट यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन वैसे भी आ सकता है कि संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य क्या हैं। संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य, अब आपने देख लिया संघवाद क्या था, आपने 6 के 6 पॉइंट देख लिए, 7वां पॉइंट क्या लिखना है, उसके दोहरे उद्देश्य। पहला उद्देश्य जो है वो है देश की एकता को कायम करना। किसको कायम करना भाई, इतना संघवाद क्यों हो रहा है, एकता को क्या करना है, कायम ना करना है। अब एकता को कायम कैसे किया जाएगा सोचो। अब देखो, राज्य के पास केंद्र के पास अलग शक्तियां, राज्य के पास अलग शक्तियां, मैं ए और बी से डिनोट कर रहा हूं, क्षेत्र के पास अलग अलग शक्तियां, तो एकता कैसे कायम होगी जब ये सब मिल के, इनके बीच में कभी लड़ाई नहीं होगी तो इनके बीच में क्या हो जाएगी, एकता कायम हो जाएगी। क्यों एकता कैसे कायम हो जाएगी भाई, ए ने जो शक्तियां बी को दे दी उसमें ए कभी हस्तक्षेप नहीं करता, बी ने जो शक्तियां सी को दे दी उसमें बी हस्तक्षेप नहीं करता। अगर कोई ज्यादा मुसीबत ना आए, ये बात याद रखना, अगर मुसीबत आती है तो संविधान में ऐसा भी है कि केंद्र उस चीजों को रोक भी सकता है, ध्यान रखना। लेकिन इस शक्तियों का जब आदान प्रदान हो चुका तो ए बी के मसले में नहीं बोलता, बी सी के मसले में नहीं बोलता, तो वैसे अपने आप ही क्या बनी रहेगी, एकता बनी रहेगी। अब एकता बनी रहेगी तो सबसे पहला उद्देश्य यही है कि हम किसको कायम करेंगे, एकता को कायम करेंगे, ठीक है। ये पहला उद्देश्य था। अब मैं अगर दूसरे उद्देश्य की बात करूं तो दूसरा उद्देश्य आपने लिखना है इसी में, विभिन्नताओं का सम्मान, विभिन्नताओं का सम्मान, ठीक है भैया। अब ये बात याद रखनी है, सम्मान, क्लियर। तो देश के अंदर आपको पता है विभिन्न विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न तरह के कमाने के तरीके होते हैं, सब चीज अलग अलग है। तो उन सब को जब हम क्या करते हैं, उनका ये सोचते हैं कि उनके लिए हमें कार्य करना है। केंद्र जब देखते हो तो अगर कोई तमिल में मूवीज बन रही हैं, कुछ भी हो रहा है काम, तो उसके अंदर क्या नहीं करती, कभी भी हस्तक्षेप नहीं करती भैया। तो हर बोली को, हर भाषा को प्रचार किया जाता है, मतलब इंडिया में क्या है, हर चीज को आगे बढ़ाया जाता है। तो संघवाद की ये सबसे बड़ी उद्देश्य है, सबसे बड़ा उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, पहला उद्देश्य क्या था, एकता को बनाए रखना है, और दूसरा उद्देश्य है विभिन्नताओं का सम्मान करना है। अब राजस्थान में आप देखते हो संस्कृति अलग है, ठीक है, हरियाणा की संस्कृति अलग है, तो इतनी विभिन्नता जब पाई जाती है एक देश के अंदर, तो उन सब का सम्मान अगर हमें करना है तो हमें क्या लेके आना होगा, संघवाद को लेके आना होगा। तो इस पॉइंट को समझ लो कि हमारे 2 उद्देश्य होते हैं संघवाद के हमेशा, या संघीय व्यवस्था की क्या उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य एकता को बनाए रखना और दूसरा है विभिन्नताओं का सम्मान करना। तो आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अधिकार क्षेत्र की डेफिनेशन एक और है, अगर मैं यहाँ से आपको बताऊं कैसे लिखोगे, ठीक है। अधिकार क्षेत्र मैंने वैसे ही बता दिया था, एक सीमा होती है जिससे बाहर जाके क्या नहीं कर सकता, जो राज्य सरकारें हैं वो अपनी चीज़ें थोप नहीं सकते। तो इसको कैसे लिखोगे, आप इस डेफिनेशन को याद करें, अधिकार क्षेत्र की, ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार होता है। वैधानिक का मतलब समझते हो ना, कि उसको आप चुनौती नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं वैधानिक, खुद का, ठीक है। क्लियर, इतना लिख दोगे बहुत है। क्लियर, समझ में आ गया, नहीं आ गया, समझ में आ गया ना। एक ऐसा दायरा जिस पर किसी भी या किसी का या राज्य का वैधानिक अधिकार होता है। अधिकार क्षेत्र अगर यहां देखोगे तो फिर वो डेफिनेशन एक सिंपल सी है कि किसी का भी वैधानिक अधिकार अगर है तो उसे क्या बोला जाएगा, अधिकार क्षेत्र। जैसे मेरा एक घर है, जैसे देखो मैंने एक घर बनाया तो ये 100 गज में घर था, मान लो 100 गज में था, तो 100 गज में था तो ये बाउंड्री मैंने बांध दी ना। अब इस बाउंड्री तक मेरा वैधानिक अधिकार है, लेकिन इससे आगे जब निकलता हूं तो वो मेरा वैधानिक अधिकार नहीं है। तो इसके अंदर तो मुझे ना तो कोई व्यक्ति आके कुछ सुना सकता, ना कोई बंदा, ना कोई कुछ मुझे आके सुना सकते, क्योंकि ये मेरा वैधानिक अधिकार था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी सारी चीजें। तो बेटा पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लें इसका। पहला था एकात्मक शासन और संघीय शासन में अंतर, और दूसरा जो क्वेश्चन बना है वो दूसरा क्वेश्चन क्या बना है, संघवाद और उसकी विशेषता। तो दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जल्दी ही खत्म कर जाएंगे, अब तो फटाफट चलेंगे, इसीलिए आज कंप्लीट कर लेना आप, ठीक है। मेहनत करो बेटा, शुरू कर दो अपनी पढ़ाई, अगले महीने स्कूल खुलेंगे,
उससे पहले अपना काम कंप्लीट करके रखो सारे, ठीक है। आई होप समझ में आ ही रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका सुनने के लिए।